एपिसोड की शुरुआत में फे को खबर मिलती है कि टीवी कूपन मिलना इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को भी वो नहीं मिलता और वो खरीदने की बात तो छोड़ ही दो, खाली कूपन का ही प्राइस 500 युआन है। ये सुनकर फे को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि आखिर अब वो टीवी का कूपन या फिर टीवी कहाँ से लेकर चीफ वांग को देगी ताकि वो उसके भाई टिंग की जॉब लगवा दे। फिर जब फे फांग के साथ फैक्ट्री से अपने घर आ रही थी तभी उन्हें घर के बाहर लिन मिलती है, जो कि आज उनसे बहुत ही फ्रेंडली बिहेव कर रही थी और उनका घर देखने की जिद कर रही थी। तब वो दोनों भी उसे मना नहीं कर पाते, लेकिन दोनों के बेड अलग अलग थे। ये बात अगर लिन को पता चली तो अगले दिन पूरी फैक्ट्री वर्कर्स को पता चल जाएगा कि उनकी शादी फेक है। दोनों अलग अलग सोते हैं, इसीलिए फे लिन के सामने फेंग को लिन के लिए कुछ स्नैक्स खरीद कर लाने के लिए भेज देती है, लेकिन फे का इशारा रूम में घुसकर उसका अपर बेड हटाने का था, जो हिंट फांग समझ जाता है और वो रूम की विंडो से अंदर घुसकर फे का अपर बेड हटा देता है। फिर उसका पिलो अपने बेड पर रख देता है, साथ ही ऊपर के बेड पर वो कुछ सामान भी रख देता है ताकि सभी को लगे कि बेड के ऊपर का पार्ट स्टोरेज के लिए है। लेकिन इस दौरान फेंग से आवाज हो गई थी और बाहर लिन को शक ना हो, इसीलिए फे रूम में चूहे के होने का बहाना करती है। फिर फे ये भी बहाना करती है कि चाबियां फेंग के पास है, इसीलिए वो लिन को बाहर रोक कर रखती है। अब जब फेंग उनके पास आता है तभी फे दरवाजा खोलकर लिन को अपना रूम दिखाती है, पर लिन पूरे रूम में प्रूफ ढूंढने लग जाती है कि किसी तरीके से ये साबित हो जाए कि इन दोनों की मैरिज फेक है। इस दौरान लिन को ड्रॉर के अंदर प्रोटेक्शन मिलते हैं, जो कि फैक्ट्री से हर दिन दिए जाते हैं और उनमें से एक भी यूज नहीं हुआ था। इस बारे में पूछने पर फेंग का कहना था कि वो दोनों वो यूज नहीं करते। तब लिन उनसे और कुछ नहीं पूछती और एम्बैरेस होकर चली जाती हैं। पर बाहर जाकर वो चीफ फांग से मिलती है तो उनके दिमाग में फे और फांग के खिलाफ शक भर देती है कि शायद उन दोनों की शादी फेक है। तो उन्होंने फैक्ट्री की तरफ से घर पाने के लिए शादी की थी, नहीं तो कौन से कपल बंक बेड खरीदता है। ये बात वांग को भी अजीब लगती है क्योंकि उसने भी उन दोनों के रूम से रात को कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। आखिर कौन सी न्यूली वेड कपल रात को इतना शांत होकर सोते हैं। इसीलिए दोनों यही बात मिसेस शू को बोलने चले जाते हैं। इधर रात को फे टीवी कूपन खरीदने के लिए अपना मंथली बजट मिला रही थी। फिर जब फेंग आता है तो दोनों अपने अपने बेड पर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को उनकी रूम का लॉक बाहर से खोलकर मिसेस शू, चीफ वांग और लिन रूम में आते हैं। दोनों साथ में सोते हैं कि नहीं चेक करने के लिए, पर उस टाइम दोनों साथ में कडल करके लोअर बेड पर सो रहे थे और उन्हें उनकी रूम में बिना परमिशन के आता हुआ देखकर फेंग उन पर गुस्सा करने लग जाता है। तब मिसेस शू को भी लिन और वांग पर गुस्सा आता है। उनकी बातों में आकर वो एक न्यूलीवेड कपल के रूम में बिना परमिशन के आ गई थी। ये देखकर लिन अपनी गलती वांग पर डालने की कोशिश करती है कि वांग को उन दोनों पर शक था, उसे नहीं। पर ये सब गॉसिप तो पहले लिन ने निकाली थी, वही उनका रूम चेक करने के लिए आई थी, इसीलिए फेंग उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तब मिसेस शू, लिन और वांग उनसे माफी मांग कर चले जाते हैं और बाहर जाकर मिसेस शू वांग और लिन को बहुत डांटती है। आज उनके बेकार शक की वजह से लोग उन्हें गलत नज़र से देख रहे थे कि वो फैक्ट्री हेड होने के बाद भी न्यूलीवेड की लाइफ में दखल देती हैं। इधर लकीली फेंग और फे की फेक शादी का राज सभी के सामने नहीं आया था। रात को सोने से पहले फेंग एक बार बाहर गया था और उस टाइम उसने वॉचमैन से मिसेस शू, वांग और लिन को उनके रूम की कीज लेते हुए देखा था। दिन में लिन भी उनके रूम को चेकआउट कर रही थी, जिससे फेंग समझ गया था कि फे और उसकी शादी फेक होने का शक उन्हें हो गया है। इसलिए उनके आने से पहले दोनों एक साथ सो गए थे और अब वांग का शक पूरी तरीके से दूर करने के लिए दोनों अपने बेड को घंटों तक हिलाते रहते हैं ताकि पास वाले रूम में रह रही वांग को यही लगे कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और उन आवाज़ों की वजह से वो रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। वो फे से रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों रात को इतनी आवाज़ ना करे और उसे सोने दे। उसे पूरा यकीन है कि वो दोनों रियल कपल है। ऊपर से फैक्ट्री की कुछ लेडीज अपने मिले हुए प्रोटेक्शन भी फे को दे देती है क्योंकि उनके रूम में जो बेड की आवाज़ आ रही थी वो पूरी फैक्ट्री को पता चल चुकी है। दोनों की नई नई शादी हुई है, इसीलिए सभी लोग उन्हें चिढ़ा रहे थे। इस बात से फे काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है। दूसरी तरफ फेंग एक सेकेंड हैंड टीवी खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट गया था। फे ने उसे कल रात ही बताया था कि टीवी के बदले टिंग को जॉब मिल सकती है। फेंग को एक टीवी मिल तो जाता है, लेकिन उसके पार्ट्स फिक्स करना बाकी था और पूरा टीवी फिक्स करने के लिए पैसे और टाइम दोनों चाहिए। फिर भी टीवी मिल तो गया था, इसी बात से फेंग खुश था। अब रात को जब वो घर पर आता है तो फिर वो उसके कपड़े धोने के लिए बाथरूम जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वांग से होती है, जो उसे उसकी शादी पर शक करने को लेकर माफ़ी मांगती है। पर अब वो शायद टिंग की जॉब नहीं लगवा पाएगी। उसे जॉब वैकेंसी पर जल्दी किसी को अपॉइंट करना ज़रूरी है। इसीलिए वांग को जिस पर्सन ने टीवी
देने का प्रॉमिस किया था, वांग उसे ही जॉब देना चाहती है क्योंकि उन्हें फे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम पता है। आखिर वो कहाँ से उसे टीवी दिलवा पाएगी। तो फे उसे कुछ दिनों का टाइम मांगती है। तभी फेंग भी वहाँ पर आकर वांग को एक टीवी कूपन देता है और टीवी वांग तक पहुँचाने के लिए 10 दिन का टाइम मांगता है। ये देखकर वांग खुश हो जाती है और फे को टिंग की डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को बोलती है। फिर वांग घर पर जाकर अपने हस्बैंड को टीवी कूपन दिखाती है, पर उसका हस्बैंड एक ही पल में समझ जाता है कि ये कूपन फेक है। तब वांग गुस्से में फे और फांग के घर पर जाकर उन्हें इस बारे में कन्फ्रंट करती है। उनका झूठ पकड़े जाने पर दोनों वांग से माफ़ी मांगते हैं। असल में फेंग ने वो कूपन ड्रॉ किया था और फे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी दोनों टीवी वांग को दिलवाने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांगते हैं। तब वांग उन्हें टाइम दे भी देती। आखिर एक बार उनसे भी तो गलती हुई थी कि उन्होंने लिन की बातों में आकर उनकी शादी पर शक किया था। लेकिन अब फे क्या करें, टीवी कूपन खरीदने के लिए उसके पास पैसे पूरे नहीं थे। यही सोचकर फे को तो नींद ही नहीं आ रही थी। तब फेंग उसे समझाता है कि ये शादी भले ही फेक हो लेकिन वो उसकी वाइफ है, तो फे की प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम है। वो कैसे भी एक टीवी या फिर कूपन लेकर ही आएगा। फेंग की ये बात सुनकर फे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगले दिन अब शिंग प्रोफेसर वो को उसे उनकी टीम में लेने की रिक्वेस्ट करती है। भले ही उनकी टीम जियांगजेन यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस काम के लिए अगर उसे आउट ऑफ टाउन रहना पड़े या फिर जियांगजेन में ट्रांसफ़र लेना पड़े तब भी वो रहेगी और उसके काम को लेकर उसके हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर वो शिंग को अपनी टीम में लेने के लिए मान जाते हैं। फिर जब वो घर पर जाती है तो उसे दिखता है कि हुआ उसके मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो देखकर उसे हुआ पर इतना प्यार आता है कि वो उसे किस कर देती है। हुआ भी उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है। अगले दिन अब मिसेस शू ने लिंगी को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था और उसके हाथों ही वो लंच बनवा रही थी। साथ ही वो लिंगी के आर्टिकल्स की तारीफ कर रही थी ताकि जियांग उससे इम्प्रेस हो जाए। लिंगी भी उसे इम्प्रेस करने में लगी हुई थी, लेकिन जियांग उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही अपनी मॉम की बातों पर ध्यान दे रहा था। दूसरी तरफ माई टिंग को अपने घर लंच पर लेकर गई थी, जहाँ पर पहले तो कोई भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। लेकिन जब टिंग अपनी नई जॉब की बात बोलता है तो माई की फैमिली उसे खाना ऑफर करती है और उसके साथ अच्छे से बात करती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो तो मिल्क बॉटल क्लीन करने की जॉब में है तो उन्हें इस बात से ज़रा भी खुशी नहीं होती। उनके हिसाब से ये छोटी जॉब है। यहाँ तक कि वो लोग उसे माई के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि उनका रिश्ता टूट जाए। वो कहते हैं कि माई को तो टेंगडा नाम का एक लड़का देखने आया था, पर टिंग को माई पर पूरा भरोसा था कि चाहे कितने भी लड़के उसे देखने आए वो सिर्फ उसकी ही रहेगी। टिंग की ये बात सुनकर माई को बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो दोनों का प्यार और भी ज़्यादा लॉयल हो गया था। वहीं फिर फैक्ट्री की कुछ वर्कर लेडीज से पैसे उधार मांग रही थी टीवी खरीदने के लिए, पर उसे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलती। जिसके बाद फे देखती है कि चीफ वांग अपने घर के लिए टीवी कैबिनेट लेकर आई है। उसे पूरा यकीन है कि या तो फे या फिर कोई और उस जॉब को पाने के लिए उन्हें टीवी दे ही देगा। वांग की टीवी के लिए इतनी हाई एक्सपेक्टेशन देखकर फे और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसके पास टीवी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। रात को वो इस बारे में सोच रही थी, तभी फेंग एक ओल्ड म्यूज़िक प्लेयर घर के अंदर लेकर आता है। ये उसने खरीदा नहीं था, सिर्फ फे को म्यूज़िक सुनाने के लिए बोरो किया था, किसी को पता ना चले। इसीलिए दोनों विंडोज़ और दरवाज़ा लॉक करके वो सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। इस म्यूज़िक प्लेयर में सॉन्ग सुनकर फे काफ़ी खुश थी और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर फेंग भी काफ़ी खुश था। उसके बाद रात को ही फेंग उस म्यूज़िक प्लेयर को लौटाने के लिए चला जाता है। ये बात फे को बहुत ही अजीब लगती है कि आखिर इतनी रात को फेंग कहाँ से म्यूज़िक प्लेयर लाया होगा। इसीलिए फे उसका पीछा करते हुए उसी ब्लैक मार्केट में पहुँचती है जहाँ पर फेंग को लाओ नाम के एक पर्सन से सेकेंड हैंड टीवी मिला था। उसी पर्सन से आज उसने म्यूजिक प्लेयर बोरो किया था। अब जब फे वहां तक आ चुकी थी तो फेंग उसे टीवी की पूरी सच्चाई बताता है। वो इंजीनियर लाओ के साथ ये सेकेंड हैंड टीवी असेंबल करके वांग को देगा। अब फेंग उसके भाई को जॉब दिलवाने के लिए कितना कुछ कर रहा था, ये देखकर फे को बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन से फेंग और लाओ टीवी को ठीक करने में लग जाते हैं। फे उनके खाने पीने का ध्यान रखती है, बीच बीच में वो भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करती थी। लाओ से उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वहीं प्रोफेसर वो ने शिंग का नाम अपनी लिस्ट में डाल दिया था। अब शिंग को जियांगजिंग यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना होगा, इसीलिए प्रोफेसर वो
शिंग को ये बात हुओ से डिस्कस करने को बोलते हैं। आखिर वो एक मैरिड वुमेन है जिसे फैमिली और अपने रिश्ते का भी ध्यान रखना है, लेकिन शिंग के मुताबिक वो अपने करियर का डिसीजन खुद लेगी और उसे यकीन है कि उसके डिसीजन को हुआ सपोर्ट करेगा। रात को अब शिंग हुआ के पास जाकर अपनी ट्रांसफ़र की बात कहती है और उसे प्रॉमिस करती है कि छुट्टी मिलते ही वो डायरेक्ट उसके पास आएगी। उनके रिश्तों को वो कभी भी ख़राब नहीं होने देगी। लेकिन हुआ तो यहाँ पर शराब के नशे में यान का नाम ले रहा था। वो उसे यान समझकर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कई लोगों की जान बचाई है पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अपने हस्बैंड के मुंह से यान का नाम सुनकर वो काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट होती है। वो यान की फ़ोटो को देखती है जो कि बिल्कुल उसी तरीके की दिखती थी। इस बात से शिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने सोचा था कि वो अब उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था, पर यहाँ तो अब भी उसकी ज़ुबान पर सिर्फ यान का ही नाम है। इसीलिए अगले दिन वो यान की फ़ोटो के पीछे अपना एक नोट लिखकर जियांगचन टाउन चली जाती है। उस नोट को देखकर हुआ ट्रेन स्टेशन जाता है, पर तब तक ट्रेन चल पड़ी थी। हुआ शिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। हालांकि शिंग ने उसे शायद देख लिया था पर वो उसे आवाज़ नहीं देती। दूसरी तरफ फे, फांग और लाओ टीवी को फाइनली ठीक कर लेते हैं और वो बिल्कुल सही चल रहा था। वो दोनों उस टीवी को लेकर वांग को गिफ्ट करते हैं, जो देखकर वो काफ़ी खुश थी। वैसे पहले तो टीवी नहीं चल रहा था, जिससे एक पल के लिए दोनों डर गए थे। वांग को भी उन पर शक हुआ था कि कहीं दोनों उसे फिर से खराब टीवी देकर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। पर जब फैंग एंटीना ऑन करता है तो सिग्नल आते ही टीवी चलने लग जाता है, जिससे वांग बहुत ही खुश होती है। वो कॉलोनी के लोगों को बुलाकर अपने घर में टीवी दिखाती है और फे से भी उसके भाई की जॉब लगवाने का प्रॉमिस करती है। जो सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ फैंग की आइडिया की वजह से, इसलिए फे उसे घर ले जाकर उसे जो चाहिए मांगने को बोलती है। तब फैंग उसे 5 स्टार होटल में डिनर करवाने की बात कहता है और उसे एक नया आउटफिट भी देने को कहता है, पर इतनी कॉस्टली चीज़ें देना फे के बस की बात नहीं थी। तब फैंग उसके गाल पर किस करने को बोलता है, पर यह सिर्फ फैंग का एक मजाक था। हालांकि फिर भी फे उसे किस करके शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और फे का ये सडन किस फैंग को बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही ये उसके लिए थोड़ा सा शॉकिंग भी था। उसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने आने में एम्बैरस फील कर रहे थे। ये पहली बार था कि जब दोनों इतने करीब आए थे। फिर फे फैंग से अपना लंच बॉक्स लेकर फैक्ट्री चली जाती हैं। हालांकि फिर रात को फैंग को किस करने वाला इंसिडेंट याद कर रही थी, तब उसे नींद नहीं आ रही थी। बीच बीच में वो छुपकर फांग को देखे जा रही थी। इस दौरान फैंग की नज़रों से फे पकड़ी जाती है, जो चीज़ फे के लिए और ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी। अगले दिन टिंग अपनी जॉब ज्वाइन करता है। वांग ने फे से टीवी लेकर अपनी बात रखी और टिंग को फैक्ट्री में पब्लिसिटी ऑफिसर की जॉब दिलवा दी। देखा जाए तो टिंग की जॉब फे और माई से भी ज़्यादा हायर पोजीशन की है और टिंग इस जॉब को ज्वाइन करके काफ़ी खुश था। अपने डेस्क में बैठकर वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। वहीं लिंगी एक पार्क में जियांग से मिलने के लिए आती है और उसे कुछ लव स्टोरी नॉवेल्स साथ ही स्पोर्ट्स बुक पढ़ने के लिए देती है, जो कि वो लाइब्रेरी से लेकर आई थी। फिर भी जियांग उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट दिखा रहा था। तभी लिंगी जानबूझकर अपनी इंजरी की तरफ उसका ध्यान खींचती है और उसका ये प्लान काम कर जाता है। जियांग उसकी इंजरी की बात पूछता है, तब वो बोलती है कि बुक्स ऊपर शेल्फ से उतारते टाइम वो लेडर से गिर गई थी और उसे इंजरी हो गई। ये सुनकर जियांग को उसके लिए बुरा लगता है। वो मेडिसिन लेकर उसकी इंजरी पर लगाता है। इस दौरान लिंगी उसे प्रपोज कर देती है, पर जियांग के मुताबिक वो उससे प्यार नहीं करता। पर लिंगी एक अच्छी लड़की है और एजुकेटेड है, उसे कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा। लेकिन उसे कोई दूसरा लड़का नहीं बल्कि जियांग चाहिए था। उसे पता है कि जियांग फे से प्यार करता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे रिजेक्ट करने के लिए हमेशा उसे नीचा दिखाए, उसे बुरी तरीके से इग्नोर करे। ये बोलकर लिंगी रोते हुए वहाँ से जाने लग जाती हैं। तब जियांग को उसके लिए बुरा लगता है और वो उसे रोककर डेटिंग के लिए पूछता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाती है। मतलब कि 1970s की एक और लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। वहीं फैंग ने रूम में ही एक छोटा सा बाथरूम कॉर्नर में बना लिया था, जहाँ पर जब वो खुद को क्लीन कर रहा था तब फे एक पल के लिए उसे बिना कपड़ों के देख लेती है, जो उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। फैंग बात बदलने के लिए उसको भी उसे बाथरूम कॉर्नर में फ्रेश होने को बोलता है। उसके फ्रेश होने तक वो खुद बाहर वेट करता है। फिर कुछ देर बाद जब फे बाहर मुंह धोकर आती है तब फैंग उसे भीगा हुआ देखता ही रह जाता है, जो बात फे भी नोटिस करती है और शर्मा कर पानी फेंकने चली जाती है। अगले दिन अब माई टिंग को अपने घर शादी की बात करने के लिए लंच पर बुलाती है। टिंग को एक हायर पोजीशन में जॉब मिल चुकी थी, इसीलिए माई के पेरेंट्स उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। लेकिन माई से उसकी शादी
शादी करवाने की बात पर वो एग्री नहीं कर रहे थे। माई का भाई तो इस शादी के बिल्कुल ही खिलाफ था। तभी माई को अपने भाई की बेटे से पता चलता है कि अगर माई की शादी उसके भाई की लाई हुई लड़की से नहीं हुई तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। मतलब कि उसका भाई अपने फायदे के लिए और प्रमोशन पाने के लिए उसकी शादी अपने लाए हुए लड़के से करवाना चाहता था। उन लड़कों के कनेक्शन से ही उसे प्रमोशन जो मिलती। इस बात से माई को बहुत ही बुरा लगता है। ऊपर से उसके पेरेंट्स टिंग से चाइनीज शादी के हिसाब से फर्नीचर मांग रहे थे, जो कि रिचुअल के हिसाब से शादी से पहले ली जाती है। इस टाइम टिंग के पास इतने पैसे नहीं थे जो कि वो पूरे घर का फर्नीचर ले सके। फिर भी वो उसके घर वालों की डिमांड पूरी करने के लिए मान जाता है। हालांकि माई अपने घर वालों से बहुत ही गुस्सा थी। उसके घर वाले अपने फायदे के लिए उसकी शादी टिंग के साथ बार बार कैंसिल करवा रहे थे। माई फर्नीचर के लिए टिंग को अपनी सेविंग्स देने वाली थी, पर टिंग उसके लिए मना कर देता है। माई से शादी करने के लिए वो अपनी मेहनत से सब कुछ करना चाहता है। रात को वो यही बात अपने घर वालों को बताता है। उसके पेरेंट्स भी अपनी पूरी सेविंग उसे फर्नीचर लेने के लिए दे देते हैं, पर अब वेडिंग सेरेमनी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो फेंग उन्हें एक आइडिया देता है कि उनके आधो पैसों में लकड़ी आ जाएगी और बाकी फर्नीचर वो खुद टिंग के लिए बना देगा, जिससे फर्नीचर वर्कर्स का खर्चा बच जाएगा और बाकी बचे हुए पैसे से वो लोग टिंग की वेडिंग सेरेमनी कर लेंगे। फेंग के इस आइडिया पर सभी लोग एग्री करते हैं और फेंग ये फर्नीचर टिंग की शादी के हिसाब से फ्री में बनाने वाला था। अगले दिन से ही वो फर्नीचर का डिज़ाइन बनाने में लग जाता है। जब टिंग वुड खरीद कर लेकर आता है तब फेंग उसके साथ फर्नीचर बनाने में लग जाता है। फेंग उनकी फैमिली के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, ये देखकर फे के पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगता है। अब जाकर उन्हें समझ में आया कि फे की शादी से पहले वो लोग फेंग को ऐसा ही गलत समझ रहे थे। उसके पास बाकी लड़कों की तरह पैसे भले ही ना हो, वो रिच ना हो, लेकिन फिर भी फेंग दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है जो कि फे के लिए कुछ भी कर सकता है। फे के भाई को भी अब जाकर समझ में आया कि फे ने फेंग को क्यों चुना। फेंग वीट की तरह है जो कि कहीं भी एडजस्ट होकर सरवाइव कर सकता है। यहाँ पर फेंग भी टिंग के हार्ड वर्किंग होने की तारीफ करता है, लेकिन टिंग के मुताबिक उसे जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी फे और फेंग ने इतनी मेहनत से उसकी जॉब लगवाई है तो वो बहुत ही मेहनत से काम करेगा। जिसके बाद टिंग फेंग के कहने पर उसे बचा हुआ वुड दे देता है। अब कुछ ही दिनों में पूरा फर्नीचर रेडी हो जाता है और टिंग माई के घर वालों को सभी फर्नीचर दे देता है। फिर भी माई के घर वाले अब भी उनकी शादी के लिए एग्री नहीं कर रहे थे। माई का भाई तो इस शादी के लिए बिल्कुल खिलाफ था। तब माई भी उनके अगेंस्ट हो जाती है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। टिंग ने अच्छी जॉब भी हासिल कर ली है और उन्हें शादी का फर्नीचर भी गिफ्ट कर दिया। अब फर्नीचर लेकर शादी के लिए इनकार करने का क्या मतलब है। अगर ऐसे ही वो लोग अपनी मनमानी दिखाते रहे तो वो अपने हिसाब से घर से भाग कर टिंग से शादी कर लेगी। वैसे भी वो लोग उसकी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। टिंग भी आगे आकर अपनी बात रखता है। उसके हिसाब से उसे बेटर लड़का माई को मिल सकता है, पर उसके जितना प्यार माई को कोई नहीं कर सकता। उसे सिर्फ माई के लिए उनकी ब्लेसिंग चाहिए। जहाँ पर उन दोनों की बात सुनकर माई के घर वाले फाइनली शादी के लिए मान जाते हैं। वही फेंग ने उनकी रूम का बंक बेड सेल कर दिया था और टिंग से लाए हुए वुड से नया डबल बेड बना लिया था। पर फे अनकंफर्टेबल ना हो इसलिए बेड के बीच में एक वुड बॉर्डर लगा दिया था। बॉर्डर के एक तरफ फेंग सोएगा और दूसरी तरफ फे। फेंग ने उसके कंफर्ट के बारे में इतना सोचा, ये देखकर वो काफ़ी खुश थी। लेकिन रात को जब पास के रूम से उन्हें इंटीमेट होने की आवाज़ सुनाई देती है तो फे को फिर से फेंग के साथ सोने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कुछ दिनों बाद अब टिंग और माई की शादी भी हैप्पीली हो जाती है, जहाँ पर टिंग गाना गाते हुए खुशी खुशी माई को घर पर लेकर आता है। उन दोनों की शादी होने से फे काफ़ी खुश थी। वो फेंग को इसके लिए थैंक यू बोलती है। फेंग अगर टीवी खरीद कर वांग को ना देता तो टिंग की जॉब नहीं लगती और फेंग खुद फर्नीचर बनाकर टिंग को ना देता तो उसकी शादी भी नहीं हो पाती। यहाँ पर फेंग उसे स्कूल टाइम की बात याद दिलाता है कि जब जब स्कूल में फे को उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी तो उसमें फेंग की गलती थी। उसने जानबूझकर उसे परेशान नहीं किया था। उसे उधार लिया पैसा भी वो लौटाने आया था, लेकिन उसके पैसे रास्ते में कुछ लड़कों ने छीन लिए थे, इसलिए वो उस दिन उससे मिलकर उसे पैसे दे नहीं पाया। ये सब जानकर फिर उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि इतने सालों से वो फेंग को गलत समझ रही थी। वैसे दोनों भले ही स्कूल फ्रेंड्स हो, लेकिन अब तक मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा उनकी कोई साथ में फ़ोटो नहीं है।
तब फेंग उसे फोटो खींचने के लिए एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर दोनों अपनी शैडो से अलग अलग चीजें करके मस्ती करने लग जाते हैं और कई सारी फोटोज खींचते हैं। इस दौरान एक दूसरे के थोड़ा करीब भी आ गए थे। तब फे एम्बैरेस्ड होकर दूर चली जाती है और फेंग फे को फील करके अकेले डांस करने लगता है। अगले दिन फिर शेंग से एक टीचर उसकी मैरिड लाइफ की बात पूछती है कि आखिर हुआ ने उसे कैसे ट्रांसफर लेने दिया। वो होती तो कभी अपने हस्बैंड और घर को छोड़कर अपने काम के लिए दूसरी सिटी में ट्रांसफर नहीं लेती और ना ही उसका हस्बैंड उसे अलाउ करता। पर शेंग के मुताबिक सभी कपल की थिंकिंग अलग होती है। वो अपने करियर पर ध्यान दे रहा है और वो अपने करियर पर, इससे उनकी मैरिज खराब होने की बात आती ही नहीं है। दोनों अब बात कर ही रहे थे कि तभी एक बस आकर कॉलेज के सामने रुकती है जिसमें दूसरे कॉलेज से आए हुए प्रोफेसर्स थे जिनका वो लोग वेलकम करते हैं। इस दौरान शेंग का सामना लियो नाम की एक प्रोफेसर से होता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक थे, जैसे कि दोनों में कोई गहरा रिश्ता हो। वहीं टिंग को कोई काम मिल नहीं रहा था, इसीलिए वो सेम फ्लैग्स को बार बार काउंट कर रहा था, जो देखकर वांग उसे फैक्ट्री का इंटरव्यू लेकर उन पर एक आर्टिकल लिखने का काम देती है जिसे फैक्ट्री मैगजीन में पब्लिश कर सके और न्यूज़ चैनल में भी वो आर्टिकल भेजकर उनकी फैक्ट्री की पब्लिसिटी कर सके। उसकी बात मानकर टिंग कुछ फैक्ट्री वर्कर्स का इंटरव्यू लेने लग जाता है जिसमें फे उसकी बहुत हेल्प करती है। उसे फैक्ट्री के बारे में इंटरव्यू देने में भी और आर्टिकल लिखने में भी उसकी बहुत मदद करती है क्योंकि टिंग को अच्छे आर्टिकल लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो तो पब्लिसिटी हाउस की जॉब छोड़कर वर्कर की जॉब करने वाला था, पर फे की हेल्प से टिंग एक अच्छा आर्टिकल लिख लेता है जो कि अगले दिन वांग लिन को दिखाती है। लेकिन लिन उस आर्टिकल की भर भर की बुराई करती है, उसकी गलतियां निकालती है क्योंकि उसे पता था कि आर्टिकल फे के भाई ने लिखा है। वैसे वांग और टिंग के हिसाब से आर्टिकल बिल्कुल अच्छा था, पर मिसेस शू से अप्रूवल मिलने से पहले फाइनल डिसीजन तो लिन को ही लेना था। वो तो उन दोनों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वांग टिंग को फिर से आर्टिकल ठीक से लिखने को बोलती है। पर टिंग को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें वो चेंजेस करे तो क्या करे, उसे गलती तो कोई नज़र ही नहीं आ रही थी। तब माई उसकी प्रॉब्लम समझकर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क करके उन्हें चेंज करने के लिए बोलती है क्योंकि माई जानती थी कि लिन भले ही खुद को यूनिवर्सिटी से पास आउट दूसरों से ज़्यादा समझदार समझती हो, पर उसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मतलब तक नहीं पता थे। अगर उन्हें चेंज कर दिया जाए तो माई को लगेगा कि नया और इजी आर्टिकल है। अगले दिन टिंग मिसेस शू और बाकी ऑफिसर्स को वो आर्टिकल सुनाता है जहाँ पर मौजूद सभी को वो आर्टिकल पसंद आता है, यहाँ तक कि उन्हें उसका ये वाला लिखा हुआ आर्टिकल पहले वाले से भी ज़्यादा पसंद आता है। ऊपर से मिसेस शू तो इस आर्टिकल को फाउंडिंग सेरेमनी की शुरुआत में सुनाने वाली थी। इस बात से टिंग और वांग बहुत ही खुश थे, लेकिन टिंग का आर्टिकल अप्रूव होता हुआ देखकर लिन काफ़ी जेलस हो गई थी। वहीं फे जब रूम में आती है तब उसे विंडो पर एक एरो नजर आता है। ये एरो फेंग और उसका सीक्रेट मैसेज था। जब भी वो एरो ऊपर की तरफ पॉइंट होता मतलब कि फेंग उस टाइम रूफ टॉप पर है, इसीलिए फिर रूफ टॉप पर उसे ढूंढते हुए जाती है जहाँ पर वो उन दोनों के लिए डिनर रेडी कर रहा था क्योंकि आज टिंग के लिए जो फे ने आर्टिकल लिखा था वो फैक्ट्री की तरफ से न्यूज़ में भी ब्रॉडकास्ट होगा। दोनों अब एक दूसरे से बात करते हुए डिनर रेडी करने लग जाते हैं। रात को डिनर के बाद फेंग फे को किसी स्टोरी का एक्ट करके दिखाता है। इस दौरान फे के दिमाग में एक सवाल आता है कि फेंग ड्राइंग, एक्टिंग और दूसरे आर्टिस्टिक कामों में बहुत ही एक्सपर्ट था, फिर भी वो आर्ट की लाइन में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया। फेंग के मुताबिक उसे कभी कॉलेज जाना ही नहीं था, उसे तो किसी कंट्री साइड में रहकर एक सिंपल सा काम करके शांति से अपनी लाइफ गुजारनी थी। वैसे वो चाहता है कि फे यूनिवर्सिटी जाए, अपना राइटर बनने का सपना पूरा करे, लेकिन इस बात से फे थोड़ी सी दुखी हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।